हेलो एवरीवन, जैसा कि हमने आपको कल ये क्वेश्चन ऑफ द डे दिया था ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस। हम जानते हैं कि एडियाबैटिक प्रोसेस वो प्रोसेस होते हैं जिसमें हमारा डेल्टा एच ज़ीरो होता है, मतलब हीट हमारी कांस्टेंट होती है। तो इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन था प्रेशर इज़ मेंटेन्ड कांस्टेंट। तो प्रेशर तो हमारा कांस्टेंट होगा नहीं, क्योंकि प्रेशर किस प्रोसेस में कांस्टेंट होता है, हमारा आइसोबैरिक प्रोसेस में। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। प्रेशर किस उसमें कांस्टेंट होता है प्रोसेस में, आइसोबैरिक प्रोसेस में कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट है हमारा गैस इज आइसोथर्मली एक्सपेंडेड। अगर गैस हमारी एक्सपेंड होती है तब हमारी गैस जो होती है वो कूल होती है, तो हमारा उसमें हीट तो कांस्टेंट नहीं रहेगी, तो इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन है देयर इज़ परफेक्ट हीट इंसुलेशन, मतलब कि हीट इंसुलेशन मतलब रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में अगर एक केमिकल रिएक्शन में देखा जाए तो हीट कांस्टेंट होगी। इस लाइन का मतलब ये हो गया, तो यही आंसर होगा, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस में हमारा डेल्टा एच ज़ीरो होता है, हीट कांस्टेंट होती है, तो यही हमारा आंसर होगा। हम चौथा ऑप्शन पढ़ लेते हैं। द सिस्टम चेंजेस हीट विथ सराउंडिंग। सिस्टम जो है वो हीट चेंज कर रहा है किसके साथ, सराउंडिंग के साथ। इसका मतलब हो गया कि सिस्टम अगर चेंज कर रहा है हीट सराउंडिंग के साथ तो उसकी हीट कांस्टेंट नहीं है, हीट चेंज हो रही है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर सी होगा। ओके, सो फाइनली अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना फिज़िक्स का न्यू चैप्टर वर्क पावर एंड एनर्जी। तो वर्क पावर एंड एनर्जी का ये एक जनरल इंट्रोडक्शन टाइप लेक्चर है, जिसमें हम वर्क के फॉर्मूले के बारे में और वर्क कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है और कब ज़ीरो होता है, उन सब के बारे में, और इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि वर्क पावर एनर्जी में जो वर्क होता है वो होता क्या है। तो वर्क, हम कोई भी अगर वर्क कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो अगर हम उसमें फोर्स लगा रहे हैं और उसका कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तब हम कह सकते हैं कि हमारा वर्क हो रहा है। ओके, तो सबसे पहले हम वर्क की बात करें तो वर्क हम दो टाइप से डिफ़ाइन कर सकते हैं। एक तो हमारा बाय कांस्टेंट फोर्स, अगर हम कांस्टेंट फोर्स अप्लाई कर रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर तो हमारा वर्क लगेगा, और दूसरा बाय वेरिएबल फोर्स। बाय वेरिएबल फोर्स, अगर हम फोर्स डिफरेंट लगा रहे हैं, कभी 2 न्यूटन का लगा रहे हैं, कभी 4 न्यूटन का लगा रहे हैं, तब हम वर्क को डिफ़ाइन कर सकते हैं एक डिफरेंट तरीके से। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बाय कांस्टेंट फोर्स। अगर हमारा फोर्स कांस्टेंट है तो हम वर्क का फॉर्मूला किस तरीके से डिफ़ाइन करेंगे, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जहाँ पर फोर्स हमारा एफ से डिनोट है और डिस्प्लेसमेंट हमारी एस से डिनोट है। अगर हम ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट अगर हम हटाते हैं तो हमारा इसमें एक एंगल लग जाता है एफ एस कॉस थीटा। ओके, तो दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ वर्क बाय कांस्टेंट फोर्स। अब अगर हम बात करें अपने बाय वेरिएबल फोर्स की, तो वेरिएबल फोर्स में हम स्मॉल चेंज इन वर्क इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। और इसमें हमारा जो एरिया होता है, एरिया ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज़ वर्क। अगर हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो उसमें जो एरिया होता है उस ग्राफ का, वो हमारा वर्क को डिनोट करता है। ठीक है, तो बाय वेरिएबल फोर्स हम वर्क का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू, डी डब्ल्यू का मतलब स्मॉल चेंज इन वर्क डन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस, डी एस का मतलब स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, और एरिया ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट इज़ वर्क। ग्राफ में अगर हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का कोई भी ग्राफ बनाते हैं तो उसका जितना एरिया होता है वो हमारा वर्क को डिनोट करता है। जैसे मान लो हम ये ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं अपना, ये हमारा फोर्स है और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, तो ये जो होगा हमारा, ये मान लीजिए ये ग्राफ प्लॉट हो गया है, तो ये वाला जितना पूरा एरिया होगा ये हमारा किस चीज़ को डिनोट करेगा, ये वर्क को डिनोट करेगा। ओके, तो अब अगर हम बात करें अपने फोर्स की, कि फोर्स भी हमारे, हम फोर्स को भी हम अपने दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो फोर्स को हम दो टाइप्स में कैसे डिवाइड कर सकते हैं, एक तो फोर्स हमारा कितनी दूर तक लग रहा है और हाउ लॉन्ग, और कितना लग रहा है, कितना दूर तक लग रहा है। ठीक है, तो इन दोनों में अब अंतर क्या है और किस तरीके से लिखते हैं। अगर हम हाउ फार की बात करते हैं तो इसमें हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, कितनी दूर तक लग रहा है। तो इसमें फोर्स डॉट डेल्टा एस, डेल्टा एस का मतलब होता है लार्ज चेंज। ठीक है, इसको हम वर्क डन का फॉर्मूला बोलेंगे। वर्क डन का फॉर्मूला अगर फोर्स के हाउ फार के लिए लग रहा है तो एफ डॉट डेल्टा एस यूज़ करेंगे।
अब अगर हम बात करें अगर हाउ लॉन्ग की, हाउ लॉन्ग मतलब कितना दूर तक लग रहा है, तो उसमें हम टाइम की बात कर रहे हैं। तो इसमें हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, एफ डॉट डेल्टा टी इज इक्वल्स टू डेल्टा पी। इसमें हम पावर, वर्क जो है वो हमारा पावर में चेंज हो जाएगा। लार्ज चेंज इन पावर इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू चेंज इन टाइम टेकन। ओके, तो ये हो गया हमारा। अब फोर्स जो होता है हमारा वो हमारा फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता है। फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन फ्रेम। फ्रेम का मतलब कहाँ से होगा, जहाँ से हम अपना जैसे कि कोई भी एक इनिशियल पॉइंट है उस पर हम फोर्स लगा रहे हैं, तो वहाँ से लेकर जहाँ तक हम लगाएंगे तो जो हमने शुरुआत की थी उस प्लेस को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलेंगे अपना। ओके, तो हमारा जो फोर्स होता है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करता है। अब हम आगे बात करते हैं वर्क के बारे में, थोड़ी सी उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जान लेते हैं। अब हम वर्क की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में जान लेते हैं। तो हमारा जो वर्क होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है, और ये डिपेंड करता है फ्रेम पर, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर ये डिपेंड करता है। और जो स्लोप होती, अगर हम ग्राफ की बात करें तो जो वर्क और डिस्प्लेसमेंट की स्लोप होगी वो किसको डिनोट करेगी, फोर्स को डिनोट करेगी। स्लोप ऑफ वर्क डिस्प्लेसमेंट इज फोर्स। और हमारा जो एरिया होगा, एरिया ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट इज वर्क। ये जो दो चीज़ें ये हमारी ग्राफ के तौर पे बात की जा रही है, इन दो चीज़ों की हमारी। ओके, तो अब हम ये जानते हैं कि वर्क कब कब ज़ीरो होगा, ठीक है। तो वर्क इज इक्वल्स टू ज़ीरो, कंडीशंस क्या क्या होंगी उसके लिए, या तो हम वर्क तो लगा रहे हैं, फोर्स तो लग रहा है, फोर्स इज अप्लाइड बट डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो, तब हमारा वर्क क्या होगा, ज़ीरो होगा। ओके, अब नेक्स्ट, हम फोर्स तो लगा ही नहीं रहे बट मास इज़ मूविंग, लेकिन अगर मास मूव कर रहा है तो हमारा वर्क डन क्या होगा, ज़ीरो होगा। हम जानते हैं कि वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ डॉट एस होता है। अगर हमारा उनमें से एक भी चीज़ ज़ीरो होगी तो हमारा पूरा वर्क डन ही ज़ीरो हो जाएगा। तो अगर हमारा फोर्स ज़ीरो है तो, लेकिन अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है तो अभी हमारा वर्क डन ज़ीरो होगा। और अगर फोर्स अप्लाइड हो रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही तो हमारा वर्क डन क्या होगा, ज़ीरो होगा। ओके, तो अब अगर हम बात करें अपनी नेक्स्ट, व्हेन angle between force and displacement is 90 degree then work is equals to 0। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री है, जब इस तरीके का हमारा स्ट्रक्चर बन रहा है, ये हमारा फोर्स है और ये हमारी डिस्प्लेसमेंट है, इनके बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो हमारा जो वर्क डन होगा वो ज़ीरो होगा, ठीक है। अब एक आखिरी हमारी कंडीशन क्या है, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। अब इस सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में हम अपना आगे स्टडी करेंगे। तब हम इसका हम रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं एक, जिसकी मान लीजिए स्टेशन पे कुलीज खड़े रहते हैं, तो किसी भी एक कुली ने कोई भी सामान अपने सिर पर रख रखा है, वो बहुत देर से, घंटे, 1.5 घंटे से, 2 घंटे से बहुत देर तक खड़ा है। अब हमारी बस आ गई, अब हमने उससे सामान ले लिया, तो अब हम अगर पूछेंगे कि कुली ने कितना वर्क किया तो हम क्या जवाब देंगे कि कुली ने कोई वर्क नहीं किया। एक्चुअल में उसने वर्क किया है, फिज़िक्स की लैंग्वेज में कुली ने कोई भी वर्क नहीं किया। ओके, तो क्यों, क्योंकि उसने फोर्स तो लगाया, फोर्स वो अपने आप लगा रहा था, अपने उसके ऑब्जेक्ट पे फोर्स भी फील हो रहे थे बहुत सारे, बट उसकी जो डिस्प्लेसमेंट थी वो ज़ीरो थी, इसलिए हमारा जो कुली था उसने कोई भी वर्क नहीं किया। अब मान लीजिए आप कोई भी एक ऑब्जेक्ट को अपने सर पे लेके चल रहे हैं, किसी भी एक ऑब्जेक्ट को अपने सिर पर लेके चल रहे हैं, सीधे सीधे चल रहे हैं मास, तो अब अगर हम पूछेंगे कि हमने कितना वर्क डन किया, तो इसका भी आंसर यही आएगा कि हमने कोई भी वर्क डन नहीं किया।
क्यों? क्योंकि अब हम सीधे सीधे चल रहे थे, हमारी डिस्प्लेसमेंट इस साइड में हो रही थी, हमारा फोर्स इस साइड में या ऊपर साइड में लग रहा था, तो हमारी एंगल और फोर्स के बीच में जो हम एंगल की बात करेंगे अगर हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच के एंगल के बारे में, तो वो 90 डिग्री होगा। तो इसलिए हमारा जो वर्क डन है वो कितना हो जाएगा? 0 वर्क डन हो जाएगा। ओके, जैसे कि हमने पढ़ा कि जो फोर्स होता है वो जो वर्क होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो वर्क हमारा स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है। अब हम ये जानेंगे कि वर्क किन किन कंडीशंस में पॉजिटिव होता है, वर्क किन किन कंडीशंस में नेगेटिव होता है और वर्क किन किन कंडीशंस में ज़ीरो होता है। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें वर्क किन किन कंडीशंस में हमारा पॉजिटिव है, तो जैसे कि मान लीजिए ये मास है कोई भी, ये 90 डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री से कम एंगल पर अगर इसमें फोर्स लग रहा है और इसकी डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है, इनके बीच में फोर्स और एस के बीच में कोई भी एंगल थीटा बन रहा है, तो अब हमारा जो थीटा डिग्री है वो हमारा किससे छोटा है? हमारा जो थीटा डिग्री है वो किससे बड़ा है? 0 डिग्री से, लेकिन किससे छोटा है? 90 डिग्री से। इसलिए हमारा जो वर्क है वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और इस कंडीशन में हमारी जो स्पीड होगी वो भी इंक्रीज़ हो रही है और हमारी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी इंक्रीज़ हो रही है। तो ये तो बात होगी हमारी कि हमारा वर्क कब पॉजिटिव होगा। वर्क अब ज़ीरो कब होगा? वर्क ज़ीरो के बारे में अभी हमने पढ़ा था। वर्क ज़ीरो कब होगा? जब हमारा, जैसे कि ये मास है कोई, इस पर फोर्स यहाँ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है, फोर्स इधर लग रहा है, तो इनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, इसलिए इसमें जो वर्क डन होगा वो क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, और अब अगर हम बात करें स्पीड, वर्क हमारा कब नेगेटिव होगा, तो जैसे मान लीजिए कोई भी मास है और इसमें हम ये 90 डिग्री से ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं, 90 डिग्री के एंगल से ज़्यादा एंगल बना के फोर्स लगा रहे हैं और इस डायरेक्शन में हमारी डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो ये जो थीटा एंगल है ये 90 डिग्री से बड़ा है हमारा, तो ये जो थीटा डिग्री है ये हमारा बड़ा है 90 डिग्री से, और या तो छोटा है या इक्वल है 180 डिग्री के, तो हमारा जो वर्क है वो कितना होगा? नेगेटिव होगा। स्पीड हमारी कितनी होगी? डिक्रीज़ होगी। काइनेटिक एनर्जी भी हमारी डिक्रीज़ होगी। तो ये कंडीशंस हो गई कि वर्क हमारा कब नेगेटिव होगा, ये कंडीशंस हो गई कि वर्क हमारा कब पॉजिटिव होगा, और ये कंडीशन हो गई कि वर्क हमारा कब 0 होगा। अब अगर हम बात करें यूनिट ऑफ वर्क की वर्क की यूनिट्स क्या क्या होती हैं, तो अब अगर हम बात करें अपनी यूनिट की, तो वर्क की यूनिट जो होती है वो न्यूटन मीटर होती है, या फिर हम इसको जूल भी बोल सकते हैं। और इसकी अगर हम CGS यूनिट की बात करें तो CGS यूनिट क्या होती है? डायन सेंटीमीटर। इसको हम अर्ग भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको हम अर्ग भी बोल सकते हैं। अब हमको कई क्वेश्चनों में डायन पर सेंटीमीटर या फिर अर्ग में यूनिट गिवन होती है, तो हमको उसमें जूल में चेंज करना होता है। तो वो हम कैसे करेंगे कि 1 जूल इज इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग होता है, तो हम चेंज कर सकते हैं जूल को अर्ग में और अर्ग को जूल में। तो यूनिट, SI यूनिट क्या होती है? न्यूटन मीटर, और इसको हम जूल भी बोलते हैं। CGS यूनिट क्या होती है? डायन सेंटीमीटर, इसको हम अर्ग भी बोलते हैं। इन दोनों को चेंज कर सकते हैं 1 जूल इज इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग करके। अब हम इस पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमको ये क्वेश्चन गिवन है, अ 2 kg मास लाइंग ऑन अ टेबल इज डिस्प्लेस्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन थ्रू 50 सेंटीमीटर, द वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन विल बी। अब हम एक एक करके चीज़ें डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले 2 kg मास, ये कोई मास है 2 kg का, लाइंग ऑन अ टेबल, एक टेबल पर पड़ा हुआ है, इज डिस्प्लेस्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन थ्रू 50 सेंटीमीटर, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेस होता है 50 सेंटीमीटर। अब वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, हमने लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा हुआ है कि नॉर्मल फोर्स कौन सा होता है। अगर नहीं पढ़ा है तो हम आगे लॉज ऑफ मोशन करेंगे, तब मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी। अभी मैं आपको ये बता देती हूँ कि नॉर्मल फोर्स क्या होता है। नॉर्मल फोर्स हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, जो बोथ डायरेक्शंस में दोनों ऑब्जेक्ट के द्वारा लगता है। जैसे हमारा ये टेबल है, इसके कॉन्टैक्ट में हमारी ये बुक रखी है कोई भी, या फिर मास रखा है, तो ये नॉर्मल फोर्स दोनों साइड से लगाएगी। ये भी अपना नॉर्मल फोर्स लगाएगा और ये भी अपना नॉर्मल फोर्स लगाएगा। तो अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट इस साइड में हो रहा है तो नॉर्मल कहाँ लगेगा? या तो ऊपर लगेगा या फिर नीचे लगेगा।
तो नॉर्मल फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर वर्क कर रहा है। अगर ये डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर वर्क कर रहा है तो हमारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है ये फोर्स है, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, और 90 डिग्री का है तो हमारा वर्क डन जो होगा वो 0 होता है इस कंडीशन में। तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन है, अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन डिस्प्लेसेस एन ऑब्जेक्ट बाय 10 मीटर। इफ वर्क डन इज 50 जूल देन डायरेक्शन ऑफ फोर्स मेक एन एंगल विद डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हमको इसमें एंगल बताना है, तो चलिए अब हम इसको करते हैं। हमारा वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा होता है। तो हमको वर्क गिवन है कितना, 50 जूल, फोर्स गिवन है हमको 10 न्यूटन, और हमको एस भी गिवन है 10 मीटर। तो जब हम पुट करेंगे वैल्यूज़ को 10 इंटू 10 इंटू कॉस थीटा, तो हमारा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 आ जाएगा, और 1/2 कितना होता है, थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री हो जाएगा हमारा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट है, सी ऑप्शन। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब जैसे देखिए ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है, अ फोर्स एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप न्यूटन डिस्प्लेसेस अ पार्टिकल अप टू डी इज इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप मीटर, कैलकुलेट वर्क डन। ये आई कैप जे कैप के कैप जो है ये आप मोशन प्लेन में पढ़ चुके होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो मैं आपको सबसे पहले ऐसे समझा देती हूँ। जब भी हम जैसे कि आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप गिवन है और उसको हमको दूसरे किसी भी वेक्टर से जैसे 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 4k कैप जैसे इससे हमको प्लस करना है, तो हम कैसे करते हैं, आई कैप अब जैसे हमको इंटू करना है, हमको इसमें इंटू की ज़रूरत है तो मैं इंटू का बता देती हूँ। इंटू करना है तो हमेशा आई कैप वाले का आई कैप डॉट प्रोडक्ट है ये हमारा, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट है तो हमेशा इंटू वाले में डॉट प्रोडक्ट में आई कैप का आई कैप के साथ ही होगा, आई कैप का जे कैप के साथ 0 होगा और आई कैप का के कैप के साथ भी 0 होगा। मतलब सिमिलर वालों की हमारी संख्याएं आएंगी। जैसे हमारे ये आई कैप है, इसको 2i कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 1 जा 2, तो ये 2 हो जाएगा। अब प्लस जे कैप है, जे कैप यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है तो 1 आ जाएगा। के कैप है 4 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1, तो आंसर कितना आएगा 2 3 और एक 4, तो आंसर हमारा 4 आ जाएगा। हमको सेम इसी वे से हमको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसे हमको फोर्स गिवन है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप, डिस्प्लेसमेंट गिवन है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। तो हमको क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। तो हमको पता है वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। डॉट प्रोडक्ट है ये हमारा, डॉट प्रोडक्ट में हमने अभी समझाया था आपको। जैसे हम सबसे पहले इसको पुट कर लेते हैं वैल्यूज़ को, प्लस 4k कैप डॉट 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। अब आई कैप वाले का आई कैप के साथ करेंगे तो 3 2 6 होते हैं, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब प्लस माइनस होगा सबसे पहले साइन, और इनटू में क्या आएगा 2 आएगा, प्लस और माइनस ये भी माइनस होगा, 4 1 4, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 6, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। तो वर्क डन हमारा कितना आ जाएगा, 0 हो गया वर्क डन। तो इसका भी आंसर हमारा क्या आएगा, ए ऑप्शन आएगा 0। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जैसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, अ पार्टिकल मूव फ्रॉम अ पॉइंट माइनस 2i कैप प्लस 5j कैप टू 4i कैप प्लस 3j कैप व्हेन अ फोर्स ऑफ 4i कैप प्लस 3j कैप न्यूटन इज अप्लाइड, हाउ मच वर्क हैज़ बीन डन बाय फोर्स। तो सबसे पहले हमको इनिशियल पोजीशन गिवन है, फाइनल पोजीशन गिवन है। तो हम सबसे पहले हम टोटल पोजीशन निकाल लेंगे अपनी, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। ओके, सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं। फाइनल हमको 4i कैप प्लस 3j कैप गिवन है और इनिशियल हमको क्या गिवन है 2i कैप प्लस 5j कैप। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 2i कैप आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाता है तो ये माइनस के 5j कैप आ जाएगा। देख लीजिए यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। अब आगे क्या करेंगे इसमें, अब हमको फोर्स गिवन है
फोर्स क्या गिवन है हमको, 4i कैप प्लस 3j कैप न्यूटन। इसको भी हम i कैप और j कैप की फॉर्म में निकाल लेते हैं टोटल। तो ये हमारा 4i कैप है, ये हमारा 2i कैप है, तो ये हमारा 6i कैप हो जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये 2j कैप आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारी डिस्टेंस निकली, ये हमारा फोर्स निकल आया। अब हमको पता है वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स हमको ये गिवन है 4i कैप प्लस 3j कैप और डिस्प्लेसमेंट हमको गिवन है 6i कैप माइनस 2j कैप। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जैसे कि ये डॉट प्रोडक्ट है i कैप के साथ होगा, j कैप के साथ होगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 6 4 जा 24 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 3 दूनी 6। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 18 जूल। ठीक है, 18 जूल हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब हम अपने ऑप्शंस में चेक कर लेते हैं कि 18 जूल कौन सा है। तो ये देखिए इसका आंसर 18 जूल आएगा, सी ऑप्शन 18 जूल। ओके, तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये देखिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा करा गया वर्क कितना होगा, इज़ ऑलवेज नेगेटिव, इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, इज़ ज़ीरो और मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। जैसे कि हमको पता है वर्क हमारी स्केलर है, तो चाहे वो किसी भी फोर्स के द्वारा हो रहा हो, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। तो इसका आंसर डी ऑप्शन आ जाएगा। चलिए अब अपने मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो ये आपका आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है। आपको इसको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट सेक्शन में डालना है और अगर नहीं आता है तो मैं इसको कल सॉल्व करवाऊँगी। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई भी डाउट आता है तो आप वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स एंड और आपको इस लेक्चर का DPP और नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक्स अगेन।